वेलकम टू बिहार मैटर्स। जी। इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जी। और करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक श्रृंखला में सभी छात्रों का स्वागत है। ये एक विशेष एकेडमिक सत्र है। बिल्कुल। और आज का जो हमारा विषय है वो समसामयिक कूटनीति को समझने के लिए बहुत ही अहम है। हाँ, और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है ही। आज के इस डीप डाइव का, इस गहन विश्लेषण का विषय है विश्वामित्र, इंडियाज 2025-2026 ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रोड मैप। यानी विश्वामित्र, भारत का 2025-2026 वैश्विक रणनीति रोड मैप। एग्जैक्टली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभ्यर्थियों को ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि आज जिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संधियों और कूटनीतिक पहलों पर हम चर्चा करेंगे, वो बिहार सरकार की आगामी परीक्षाओं के लिए कितने जरूरी हैं। जी, सही कहा आपने। विशेष रूप से जो छात्र बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर टॉपिक है। जी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस बदलते परिदृश्य को गहराई से समझना हर उस अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना चाहता है। तो इस सत्र में हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से एकेडमिक, एनालिटिकल और परीक्षा उन्मुख रहेगा। किसी भी अनौपचारिक बातचीत से बचते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले इस पूरे रोडमैप की जो मुख्य विषय वस्तु है, यानी जो कोर थीम है, उसको समझना जरूरी है। और वो थीम है भारत विश्व के मित्र के रूप में, इंडिया एज द विश्व मित्र। हाँ, देखिए, ये कोई केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सुविचारित और सक्रिय कूटनीतिक अवधारणा है, एक डिप्लोमैटिक कंसेप्ट है। जी, और पिछले कुछ वर्षों में ये भारतीय विदेश नीति का सबसे केंद्रीय बिंदु बन गया है। सही बात है। एक विश्वमित्र के रूप में भारत का उद्देश्य केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में खुद को स्थापित करना है जो वैश्विक संकटों के समय समाधान प्रस्तुत करता हो, जो ध्रुवीकृत दुनिया में यानी पोलराइज्ड वर्ल्ड में एक सेतु का, एक ब्रिज का काम करता हो, और बिना किसी गुटबाजी के सभी देशों के साथ सहयोगात्मक संबंध विकसित करता हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार है। अब विश्वमित्र की इस अवधारणा को समझने के बाद ये देखना और भी प्रासंगिक हो जाता है कि वैश्विक पटल पर इसे कैसे लागू किया जा रहा है। जी। इसी क्रम में यदि हम बहुपक्षीय कूटनीति यानी मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की बात करें, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मंच है G20, जिसे अब अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने के बाद G21 के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। और 2025 का G21 शिखर सम्मेलन परीक्षा के लिए तथ्यों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। छात्रों को सबसे पहले इसके स्थान यानी लोकेशन पर ध्यान देना चाहिए। 2025 का ये शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित हो रहा है। इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अफ्रीकी धरती पर आयोजित होने वाला पहला G20 या G21 शिखर सम्मेलन है। सही कहा। इस ऐतिहासिक संदर्भ के साथ साथ इस सम्मेलन की थीम का विश्लेषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन की थीम निर्धारित की गई है फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी समावेशिता और स्थिरता को बढ़ावा देना। यदि कूटनीतिक निरंतरता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये थीम बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये स्पष्ट रूप से भारत द्वारा 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के बिल्कुल अनुरूप है। इसका अर्थ सीधा सा ये है कि भारत ने 2023 में समावेशी विकास, सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को मुख्यधारा में लाने का जो एजेंडा सेट किया था, दक्षिण अफ्रीका 2025 में उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है, जो कि वैश्विक एजेंडा तय करने में भारत की बढ़ती प्रभावशीलता को दर्शाता है। बिल्कुल। ये निरंतरता भारत की कूटनीतिक सफलता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अब इस 2025 के जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन में भारत के योगदान की बात करते हैं। भारत ने अपनी विश्व मित्र की छवि को मजबूत करते हुए 6 प्रमुख विचार यानी 6 की आइडियाज प्रस्तुत किए हैं। और अभ्यर्थियों को इन 6 बिंदुओं को बहुत विस्तार से समझना चाहिए, इनके नोट्स तैयार करने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं में यहाँ से सीधे प्रश्न बन सकते हैं। तो इन 6 विचारों में से पहला है G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर। इसका लक्ष्य अफ्रीका में 1 मिलियन यानी 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षकों को, सर्टिफाइड ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करना है। जी।
इस पहल के पीछे की कूटनीतिक और रणनीतिक सोच क्या है? देखिए, इसके पीछे की सोच बहुत ही दूरदर्शी है। अफ्रीका इस समय एक बड़े जनसंख्या की लाभांश मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर से गुजर रहा है। वहाँ युवाओं की आबादी बहुत अधिक है। लेकिन बिना कौशल के ये आबादी एक आर्थिक चुनौती बन सकती है ना? एग्जैक्टली। और यहीं पर भारत अपने स्किल इंडिया कार्यक्रम के अनुभवों का लाभ उठाते हुए 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षकों की एक फौज तैयार करने का प्रस्ताव रख रहा है। ये न केवल अफ्रीका के आर्थिक विकास में मदद करेगा, बल्कि वहाँ भारत की सॉफ्ट पावर और रणनीतिक पकड़ को भी मजबूत करेगा। जी। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख विचार प्रस्तुत किया गया है वो है ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। ये मूल रूप से प्राचीन ज्ञान यानी एंशिएंट विजडम के संरक्षण के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की पहल है। सही। दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेदा और योगा जैसी अमूल्य धरोहरों को एक डिजिटल मंच पर संरक्षित करना और उन्हें वैश्विक अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराना। ये इस विश्वमित्र कूटनीति का एक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विस्तार है। डिजिटल और सांस्कृतिक कूटनीति का एक बेहतरीन मिश्रण। बिल्कुल। इसी क्रम में तीसरा बिंदु वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा है, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि स्वास्थ्य संकट किसी भी सीमा को नहीं मानते। सही कहा। तो इस प्रस्ताव के तहत त्वरित कार्रवाई के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों का एक पूल यानी एक रैपिड एक्शन मेडिकल एक्सपर्ट पूल बनाने की बात कही गई है। जिसका मतलब है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई महामारी या स्वास्थ्य आपातकाल आता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय टीम बिना लालफीताशाही यानी बिना किसी रेड टेप के तुरंत वहां पहुंचकर अपनी सेवाएं दे सकेगी। ये मानवीय कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जी। उसके बाद चौथा बिंदु आता है जो वर्तमान भू राजनीति और भविष्य की तकनीक के लिहाज से संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव। इसका मुख्य फोकस रिसाइकलिंग और बैटरी इनोवेशन पर है। आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रही है। इन सब के लिए लिथियम, कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होती है। लेकिन इन खनिजों की सप्लाई चेन कुछ ही देशों के एकाधिकार में है। सही कहा। भारत इस पहल के जरिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी की वकालत कर रहा है ताकि इन खनिजों को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सके और किसी एक देश के एकाधिकार को तोड़ा जा सके। ये एक बहुत ही रणनीतिक आर्थिक कदम है। बिल्कुल। अब पांचवां विचार देखते हैं जो वैश्विक सुरक्षा ढांचे से संबंधित है, काउंटरिंग ड्रग टेरर नेक्सस। ये नार्को इकोनॉमी को बाधित करके मादक पदार्थों और आतंकवाद के गठजोड़ को तोड़ने का प्रस्ताव है। आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से आता है। और भारत इस अंतर्राष्ट्रीय खतरे से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और एक मजबूत वैश्विक तंत्र बनाने पर जोर दे रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद प्रासंगिक है। जी। और छठा तथा अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु एक संस्थागत मील का पत्थर है, अफ्रीकन यूनियन का संचालन यानी ऑपरेशनलाइजेशन। कूटनीतिक इतिहास को याद रखना यहाँ आवश्यक है। वर्ष 2023 में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने ही अफ्रीकन यूनियन को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था और उसे सर्वसम्मति से पारित भी करवाया था। अब 2025 में जोहानिसबर्ग में उस अफ्रीकन यूनियन को एक पूर्ण और स्थायी सदस्य के रूप में पूरी तरह से संचालित करने का कार्य संपन्न हो रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत केवल वादे नहीं करता, बल्कि ग्लोबल साउथ को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संस्थागत रूप से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। इन 6 बिंदुओं का समग्र विश्लेषण स्पष्ट करता है कि भारत अब वैश्विक नियम निर्माण यानी रूल मेकिंग में कितनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो बहुपक्षीय मंचों पर भारत के इस बढ़ते प्रभाव की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने दूसरे मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो है ब्रिक्स प्लस और SCO शिखर सम्मेलन 2025-2026। यहाँ परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। भारत ने वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता यानी चेयरमैनशिप ग्रहण कर ली है। हाल ही में विस्तारित हुए इस ब्रिक्स प्लस समूह का नेतृत्व करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये अध्यक्षता भारत के लिए एक कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अवसर है। 2026 के लिए भारत का नेतृत्व मुख्य रूप से 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। छात्रों को इन 3 स्तंभों को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। जी। पहला स्तंभ है राजनीतिक और सुरक्षा, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी।
इसके अंतर्गत मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना और आतंकवाद, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच एक सजा सहमति बनाना शामिल है। और दूसरा स्तंभ है आर्थिक और वित्तीय, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। इसका उद्देश्य पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता कम करना, आपसी व्यापार को बढ़ावा देना और सप्लाई चेन्स को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। और जो तीसरा स्तंभ है वो है सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। ये वो कूटनीति है जो सरकारों से परे जाकर विश्वविद्यालयों, शोधार्थाओं और नागरिकों के बीच सीधे संबंध स्थापित करते हैं, जिससे सदस्य देशों के बीच एक दीर्घकालिक विश्वास पैदा होता है। इन 3 पिलर्स पर आधारित भारत की अध्यक्षता निश्चित रूप से ब्रिक्स प्लस को एक नई दिशा देगी। इसी के साथ यूरेशिया क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण संगठन यानी SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2025 के शिखर सम्मेलन का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले इसके आयोजन स्थल को ध्यान में रखना चाहिए। ये शिखर सम्मेलन का जो सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक आउटकम सामने आया वो है भारत और चीन के संबंधों में एक महत्वपूर्ण रीसेट। जी, पिछले कुछ वर्षों से सीमा पर जो सैन्य तनाव बना हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक घटनाक्रम है। इस रीसेट के व्यावहारिक मायने क्या हैं? देखिए, इस रीसेट के अंतर्गत 2 बहुत ही ठोस और व्यावहारिक सहमतियां बनी हैं जिनका सीधा असर सीमा पर शांति स्थापित करने पर पड़ेगा। पहली सहमति ये है कि सीमा परिसीमान पर एक विशेषज्ञ समूह, एक्सपर्ट ग्रुप ऑन बाउंड्री डिलिमिटेशन की घोषणा की गई है। सीमा विवाद अक्सर तकनीकी और ऐतिहासिक मानचित्रों की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण उलझ जाते हैं, तो ये एक्सपर्ट ग्रुप उन जटिलताओं का गहराई से अध्ययन करेगा। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कम विवादित सीमा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से तनाव कम करना यानी फेज्ड डी-एस्केलेशन पर सहमति बनी है। इसका कूटनीतिक अर्थ ये है कि अचानक से दोनों सेनाएं पूरी तरह पीछे नहीं हटेंगी, बल्कि ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ एक-एक कदम करके उन क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी होगी जहां विवाद कम है। ये एक बहुत ही परिपक्व और यथार्थवादी दृष्टिकोण है जो बताता है कि संवाद के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए। यह सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में बड़ा कदम है। बिल्कुल। अब भू राजनीति और सुरक्षा की इन परिचर्चाओं से आगे बढ़ते हुए हम 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती यानी जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़ी कूटनीति पर आते हैं, जो कि हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है, COP31 शिखर सम्मेलन जो वर्ष 2026 में होने वाला है। इसके आयोजन से जुड़े तथ्य बहुत ही रोचक और परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले इसका स्थान और तिथियां नोट करना आवश्यक है। जी, COP31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक अंताल्या एक्सपो सेंटर में किया जाएगा। यह आयोजन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें एक बहुत ही अनूठा लीडरशिप मॉडल अपनाया जा रहा है। कूटनीति में कई बार ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। इस सम्मेलन में भौतिक रूप से यानी फिजिकली मेजबानी तुर्की करेगा, यानी सारे आयोजन तुर्की की धरती पर होंगे। लेकिन जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो महत्वपूर्ण समझौते और वार्ताएं होंगी उनके अध्यक्ष प्रेसिडेंट ऑफ नेगोशिएशंस के रूप में ऑस्ट्रेलिया कार्य करेगा। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के जलवायु मंत्री क्रिस बोवन इस पूरी वार्ता प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इस प्रकार का कार्य विभाजन यानी स्प्लिट लीडरशिप एक अद्वितीय समझौता है जो वैश्विक मंचों पर उभरती हुई नई कूटनीतिक व्यवस्थाओं को दर्शाता है। सही बात है। अब इस जटिल लीडरशिप मॉडल के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि इस वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भारत का एजेंडा क्या है। विकासशील देशों का नेतृत्व करते हुए भारत ने COP31 में एक बहुत ही मजबूत प्रस्ताव रखा है जिसे ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ग्लोबल कॉम्पैक्ट का नाम दिया गया है। ये कॉम्पैक्ट किस विशिष्ट समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा है, इसको समझना जरूरी है। जी, ये कॉम्पैक्ट दरअसल क्लाइमेट जस्टिस की सबसे बड़ी बाधा को दूर करने का प्रयास है। आज वास्तविकता ये है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य ग्रीन टेक्नोलॉजी
विकसित देशों के पास हैं। और विकासशील देशों को 2030 के अपने क्लाइमेट टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए इन तकनीकों की सख्त आवश्यकता है। लेकिन भारी लागत और कठोर पेटेंट लॉस के कारण ये तकनीक उन्हें मिल नहीं पाती। तो भारत का ये ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसी बात पर जोर देता है कि विकसित देश इन तकनीकों को केवल मुनाफे का साधन न माने, बल्कि विकासशील देशों को किफायती दरों पर और सहजता से ये तकनीक हस्तांतरित करें। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने का बोझ केवल विकास देशों पर न डाला जाए, बल्कि उन्हें संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं। ये पहल वास्तव में भारत को डेवलपिंग नेशंस के सबसे बड़े और मुखर प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करती है। बिल्कुल। बहुपक्षीय मंचों और जलवायु वार्ताओं के इस विस्तृत विश्लेषण के बाद अब हम अपने चौथे और अंतिम मुख्य खंड की ओर बढ़ते हैं, मेजर बायलैटरल ब्रेक थ्रूज, यानी प्रमुख द्विपक्षीय समझौते जो 2026 की शुरुआत में संपन्न हुए हैं। कूटनीति का असली स्वरूप अक्सर दो देशों या छोटे समूहों के बीच होने वाले सीधे समझौतों में उभर कर आता है। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है भारत इजराइल समझौते का, जो फरवरी 2026 में हुआ। देखिए, भारत और इजराइल के संबंध पहले से ही मजबूत रहे हैं, लेकिन इस समझौते ने इसको एक नए और उन्नत स्तर पर पहुंचा दिया है। दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी का दर्जा दिया है। इस साझेदारी का सबसे मुख्य फोकस 21वीं सदी की अत्याधुनिक तकनीकों पर है। इसमें विशेष रूप से AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर्स का निर्माण और I4F यानी इंडस्ट्रियल R&D फंड को शामिल किया गया है। भारत के पास एक विशाल बाजार और स्किल्ड वर्कफोर्स है, जबकि इजराइल अपने इनोवेशन और तकनीकी विकास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो इन दोनों का संगम दोनों देशों के आर्थिक और सामरिक भविष्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह तकनीकी और सामरिक सहयोग का एक शानदार मॉडल है। अब द्विपक्षीय कूटनीति में हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जनवरी 2026 में संपन्न हुई भारत अरब विदेश मंत्री बैठक। मिडिल ईस्ट के साथ भारत के संबंध हमेशा से ऊर्जा आवश्यकताओं के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं, लेकिन इस बैठक ने संबंधों को एक नया आयाम दिया है। इस बैठक में ऐतिहासिक दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत 2026-2028 के लिए एक विस्तृत कार्यकारी कार्यक्रम यानी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम लागू किया जाएगा। इसके मुख्य फोकस क्षेत्रों को समझना अभ्यर्थियों के लिए बहुत जरूरी है। जी, इस कार्यकारी कार्यक्रम का मुख्य फोकस 2 स्तंभों पर टिका है, फूड सिक्योरिटी और ग्रीन एनर्जी। इसे अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि अरब देशों के पास प्रचुर मात्रा में पूंजी यानी कैपिटल है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि की कमी है, जिससे खाद्य सुरक्षा का संकट रहता है। और दूसरी ओर भारत के पास एक विशाल कृषि क्षेत्र है और ग्रीन एनर्जी में निवेश के असीम अवसर हैं। ऐसे में अरब देशों का निवेश भारत के कृषि और हरित ऊर्जा क्षेत्र में आएगा, जो बदले में अरब दुनिया की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ये एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने वाली कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज का एक आदर्श गठबंधन है। ये आर्थिक पूरकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय कूटनीति के क्रम में एक और बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक साझेदारी सामने आई है, जिसे ACIT पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। इसका पूरा नाम है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से ये साझेदारी कई मायनों में विश्लेषणात्मक है, विशेषकर भारत और कनाडा के हालिया राजनयिक इतिहास को देखते हुए। ये साझेदारी यथार्थवादी कूटनीति यानी रियल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही सटीक और उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि हाल के वर्षों में कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में काफी डिप्लोमेटिक रो देखने को मिला था। लेकिन ये ACT साझेदारी ये साबित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देशों के राष्ट्रीय हित और तकनीकी प्रगति अक्सर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ जाते हैं। हालिया राजनीतिक तनावों के बावजूद ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है। इसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत नवाचार, शोध और नई तकनीकों के विकास में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि एक विश्व मित्र के रूप में भारत मतभेदों को एक तरफ रखकर साझा हितों पर सहयोग करने की कूटनीतिक परिपक्वता रखता है। ये डिप्लोमैटिक मैच्योरिटी ही भारत के वर्तमान वैश्विक रुख को परिभाषित करती है। आज के इस एकेडमिक सत्र में विश्व मित्र के रूप में भारत के
2026 के वैश्विक रणनीतिक रोड मैप का विस्तार से विश्लेषण किया गया। जी, जोहानिसबर्ग में G21 के 6 प्रमुख विचारों से लेकर ब्रिक्स के 3 स्तंभों, SCO में चीन के साथ संबंधों के रीसेट, अंटालिया में COP31 के अनूठे लीडरशिप मॉडल और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रस्ताव तक। और अंत में इजराइल, अरब देशों और ACIT के साथ हुए महत्वपूर्ण समझौतों तक। ये पूरा रोड मैप स्पष्ट करता है कि भारत अब केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को आकार देने वाला एक प्रमुख देश है। सत्र के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं एक बार फिर से इस व्याख्यान की परीक्षा प्रासंगिकता को रेखांकित करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आगामी BPSC, BSSC, SSC, रेलवे और टीचर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन शिखर सम्मेलनों की थीम, उनका आयोजन स्थल जैसे G20 जोहानिसबर्ग में, COP31 अंटालिया में, और भारत द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट प्रस्तावों जैसे COP31 का ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सबको स्पष्ट रूप से याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टडी एडवाइस के रूप में छात्रों के लिए आपका क्या सुझाव है? मेरा सुझाव यही है कि आज चर्चा किए गए इन सभी तथ्यों के व्यवस्थित नोट्स बनाए जाएं, विशेष रूप से ब्रिक्स के 3 पिलर्स और G21 के 6 की आइडियाज का बार-बार रिवीजन करना चाहिए। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में आंसर्स लिखते समय इन बिंदुओं का उल्लेख उत्तर की गुणवत्ता को काफी बढ़ा देगा। व्याख्यान को समाप्त करने से पहले एक विश्लेषणात्मक और विचारणीय बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। छात्र इस बात पर गहन चिंतन कर सकते हैं कि अभी जिस ACIT साझेदारी जैसे तकनीकी गठजोड़ की हमने चर्चा की, वो भविष्य में भारत के घरेलू तकनीकी परिदृश्य और रोजगार निर्माण को कैसे आकार दे सकता है। क्या इस तरह के त्रिपक्षीय नवाचार समझौते भारतीय युवाओं को वैश्विक सप्लाई चेन और कटिंग एज रिसर्च में सीधे तौर पर जोड़ पाएंगे? इस पहलू पर एक व्यापक समझ विकसित करना हर जागरूक अभ्यर्थी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यह निश्चित रूप से आगे के अध्ययन और चिंतन के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट और प्रासंगिक प्रश्न है। करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के महत्वपूर्ण विषयों को कवर करने वाली ये एकेडमिक श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। अगले सत्र में कुछ नए और महत्वपूर्ण विषयों के विस्तृत विश्लेषण के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपनी परीक्षा की तैयारी को इसी तरह व्यवस्थित, निरंतर और विश्लेषणात्मक बनाए रखें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बिहार मैटर्स।